इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने चल रहा हूं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस मित्रों होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए इसका डिफिनेशन या इसका मेन व्यू या मेन पॉइंट क्या है। क्यों हम लोग सिंथेसिस पढ़ते हैं। नाम है इसका, स्टैंडर्ड हाई लेवल पे जाएंगे, 12th में जाएंगे तो सिंथेसिस नाम पड़ेगा, लेकिन वास्तव में इसका अध्ययन हम फर्स्ट से 8वीं से लेकर के अपर पोर्शन तक या हर स्टैंडर्ड में हम कहीं न कहीं ये हमें किसी न किसी अन्य रूपों में मिलता है। मैं एक ही शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस वह है जो दो या दो से अधिक, क्या 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। सिंथेसिस का काम सिर्फ यही है। क्लियर? आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि 1 or more than 2 sentences whenever we combine, जब हम उनको मिलाते हैं, एक करते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस का। अब सिंथेसिस में सबसे अहम रोल होता है फ्रेंड्स किसका, वाक्य का। सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आप सब पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा व्यू इसका बताना चाहता हूं। सेंटेंस को हम 2 रूपों में पढ़ते हैं, एक तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस और एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लोअर लेवल पे खास करके 6 to 9th स्टैंडर्ड तक हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को अध्ययन करते हैं, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में होता है, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आता है। अब उसके भी बहुत सारे भाग हैं जिसको कि मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी वाक्य को तभी हम डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमसे हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि जैसे वाक्य है तो वाक्य को कैसे हम कट करते हैं, अलग अलग शब्द हो गया, तो इन शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर अध्ययन करते हैं। उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, वो भी आप पढ़ चुके हो। आपको स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बढ़ाया गया है। जैसे कि यहां पे मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस, उसके 2 भाग कौन कौन से, अफर्मेटिव जिसको कि पॉजिटिव भी बोला जाता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दूसरा भाग, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं जिनका अध्ययन हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका भी डिटेल हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, बताएंगे। बट मैं टॉपिक जो डाला हूं सिंथेसिस, सिंथेसिस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस। सेंटेंस को स्पेशली फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हो कि 3 रूपों में दिया गया है। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है, इसका डिटेल हम आपको देंगे। अभी हम केवल स्ट्रक्चर को आपको समझा रहे हैं कि सिंथेसिस में हमको पढ़ना क्या है। इनका डिटेल, जितने भी फीचर्स, जितने भी पॉइंट्स यहां पे आप देख रहे हो, इन सब का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं इन सब का अलग अलग टॉपिक आपको दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, केवल एक पॉइंट जानिए कि सिंथेसिस के अंतर्गत हमको पढ़ना है क्या, बस। जैसा कि पूरा डायग्राम बना हुआ है। अब आपको यही ध्यान देना है कि हम जब सिंथेसिस हमसे पूछा जाएगा तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम आते हैं अगले पॉइंट पे, क्या है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब आ जाइए, पहले तो मैंने 5 भाग बताया था, लेकिन यहां पे हमें 3 भागों के अंतर्गत उसका अध्ययन करना है। तो पहला कौन है, सिंपल साधारण वाक्य। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स संयुक्त वाक्य। थर्ड वन है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, साधारण मतलब कई साधारण वाक्य होते हैं, उसको मिला के एक करना है, ठीक। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है जो जोड़ बताने वाले शब्द होते हैं या अन्य तरह से होते हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे क्लॉजेस होते हैं, उनके माध्यम से जोड़ करके जब हम बनाते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक होते हैं।
क्लियर। इसके बाद आता है मिश्रित वाक्य, जिसमें साधारण वाक्य भी होता है, संयुक्त वाक्य भी होता है। इन दोनों को लेकर के या इसमें अलग से एक मिश्रित वाक्य होता है जिसमें कई वाक्य आपके आते हैं। तो इनको, इन तीनों के माध्यम से हमें क्या करना है, सिंथेसिस को लर्न करना है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख भी चुके होंगे। नहीं देखे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उस मेरे लास्ट वाले वीडियो पे जाइए और पार्टिसिपल का 4-5 वीडियो जो आपको मैं अपलोड करके दिया हूं उसका डिटेल में अध्ययन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको वाक्य को जोड़ना है तो पार्टिसिपल बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टिसिपल फ्रेंड्स हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिए। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये 3 पार्टिसिपल का मैंने 3 वीडियो नहीं 4 वीडियो बनाया, उसको आप देखिए। पूरा पार्टिसिपल डिटेल में अध्ययन आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे पार्टिसिपल का यूज करके हम वाक्य को जोड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को। नेक्स्ट वन है हमारा फ्रेंड्स जीरंड। जीरंड भी मैंने आपको बताया, उसके 2 तरह से है। एक मैंने आपको बताया था कि वर्ब प्लस बेस, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा वर्ब का बेस फॉर्म के साथ क्या है, आपका प्रीपोजिशन कभी कभी आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। तो वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब का बेस फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन के साथ जीरंड का निर्माण किया गया है और जीरंड के माध्यम से सिंपल सेंटेंस में कई सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव भी मैंने आपको वीडियो बना के अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। इंफिनिटिव जो कि 2 प्लस आपका वर्ब, इनके माध्यम से बनाया गया। अब 2 प्लस वर्ब के माध्यम से हम किस तरह से कई सेंटेंस को मिला करके एक बनाते हैं। क्लियर? हमको क्या पढ़ना है, पार्टिसिपल, जेरंड, इंफिनिटिव। थर्ड हो गया। फोर्थ आपका बताया जा रहा है फ्रेंड्स फ्रेज इन अपोजिशन। अब फ्रेज क्या होता है, जिसका कि बहुत ही अहम रोल होता है। आप क्लास 6 में भी फ्रेज पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9 में, 12 में, हर क्लास में आपको फ्रेज डगर डगर पे, जगह जगह पे, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिला होगा। बिना इसके कोई वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, ये बीच में रहता है, इसका एक अहम रोल होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे फ्रेज का क्या है। फ्रेज वाक्यांश, जिसकी हिंदी है वाक्यांश, वाक्य का छोटा भाग, ठीक, जो क्या करता है, हेल्प करता है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो फ्रेज इन अपोजिशन, इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को जोड़ना है। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विरोध में। इसके तात्पर्य में दिया गया है कि फ्रेज का प्रयोग कैसे करना है। फ्रेंड्स यहां पे मैं लिखा भी हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं, फ्रेज आपके कितने हैं, 3, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज, ये 3 फ्रेजों का अध्ययन हमें डिटेल में पढ़ना है और उनका डिटेल हम आपको देंगे। एक एक टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक का एक वीडियो होगा और उसके अंतर्गत हम कम से कम कई एग्जांपल्स को आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हम उस सेंटेंस को जोड़ करके निर्मित करें। ध्यान दीजिए, आने को तो फ्रेंड्स से केवल 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट हमें पढ़ना कितना है उस 2 या 3 मार्क्स में, वो आप जानिए कितना, ये सारे फीचर्स। अगला है 5th नंबर हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे केस आप पढ़े हो ना, केस का भी एक वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, बताएंगे। केस जो पर्सनल प्रोनाउन में होता है उसे हम केस में लाते हैं, कारक जिसको कहते हैं। हिंदी पढ़े हो ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सेम वही इंग्लिश में भी है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और इंफेटिव केस। तो वो केस का भी आपको अपलोड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो उस केस को आप प्रयोग कैसे करके हम क्या करते हैं, कारक का प्रयोग करके हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। जैसे कि मैंने आपको फ्रेज में बताया था
कि 3 होते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमें क्या करना है, वाक्य को जोड़ना है। तो ये आपके कितने हो गए, 6 पॉइंट। क्लियर। 7 पॉइंट पे है वर्ब इन कॉमन यूज, यानी वर्ब का प्रयोग करके क्रिया के माध्यम से कई वाक्यों को जोड़ के हमें एक बनाना है। क्लियर। तो वो क्रिया कौन सी होगी, कैसी होगी क्रिया कि जिसके माध्यम से हम उसको जोड़ेंगे और क्या बनेगा, एक नया वाक्य बनेगा। क्लियर। अब आता है लास्ट वन, एडवर्ब को नाउन से पूर्व रखकर, मींस एडवर्ब का प्रयोग करना है, किसका, एडवर्ब का। अब एडवर्ब का जो यूज करना है उसके पहले उस एडवर्ब को कहां यूज करना है, नाउन से पूर्व, मतलब कर्ता से पहले, कर्ता से पहले उसका यूज करना है। अब कैसे करेंगे, इसका एक अलग आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, उसके माध्यम से आप इसको समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। किस पे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, ये ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य में उसको जोड़ने के लिए हमें इन फीचर्स को पढ़ने हैं। अब आपको मैंने एक चीज यहां पे बताया था, क्या फ्रेंड्स, फ्रेज एक अहम रोल करता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन अहम रोल कर रहा है, क्लॉज। क्लॉज क्या है, उपवाक्य, जिसको बोलते हैं हिंदी में। यह भी फ्रेज की तरह कार्य करता है हमारे सेंटेंस को जोड़ने में। अंडरस्टूड। अब फ्रेज जितना होता है उतना ही आपके क्लॉज भी होते हैं, बट स्पेशली इसके डिवीजन यहां पे दर्शाया गया है। अब क्लॉज कितने होते हैं, उसके 2 भाग हैं। क्लियर। अब 2 में कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य। ठीक। मुख्य उपवाक्य मतलब आपका सब्जेक्ट जो स्वतंत्र होता है, जो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो मुख्य उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दूसरा है फ्रेंड्स आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज भी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब भाव से ही समझ जाओगे कि डिपेंड मतलब आश्रित होना। तो यह आश्रित उपवाक्य होता है जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, मींस प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। इज दैट क्लियर। ओके। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये 2 मुख्य उपवाक्यों का हमें प्रयोग करना है, लेकिन इन 2 मुख्य उपवाक्यों में हम बता रहे हैं कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने फ्रेज का नाम बताया था, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एज द सेम वे यहां पे सबऑर्डिनेट का भी वही पोजीशन है, जो नाउन उसका फ्रेज का है वही किसका, क्लॉज का भी। इज दैट क्लियर। अब कौन कौन सा है, ए सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, अर्थात जिसमें नाउन को एक स्पेशलिटी देकर के हम क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। नेक्स्ट वन सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, जो विशेषण बताने वाला है, ये संज्ञा बताता है, वो विशेषण बताता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज, मींस सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब क्रिया विशेषण के माध्यम से, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, उसके माध्यम से हम कैसे करेंगे, वाक्य को जोड़ेंगे। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज जानिए कि ये जो आपका पहला वाला पॉइंट है प्रिंसिपल क्लॉज, वो अपने में अकेला है, बट यहां सबऑर्डिनेट के 3 भाग बताए गए हैं। तीनों भागों को में सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो किसका है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का। किसका, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का। अब सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में जो सेंटेंस हम जोड़ेंगे वो 5 तरीके से, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो दिया गया, उन 5 तरीके से हमें उसको जोड़ना है। अब 5 रूल्स को हमें अध्ययन करना है, जिसका कि मैं अलग अलग वीडियो, खास करके इन तीनों वीडियो के अंतर्गत इन 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुल मिला के आपके 5 वीडियोस इसमें और 3 वीडियोस आपके इसमें अपलोड करूंगा, जिसके अंतर्गत इनका डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आता है बात
कि ये जो नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, ये 5 भागों में कैसे वर्क करता है। ध्यान देना, जैसे कभी आप मेरे घर आ जाओ, कभी मैं आपके घर आ जाऊं, कभी मैं आपके पड़ोसी के घर चला जाऊं और पड़ोसी आपके घर चला आए, तो सबका स्थानांतरण हुआ ना एक दूसरे के प्लेस पे। तो जब हम एक दूसरे के प्लेस पे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा रोल बदल जाता है। जैसे कि वक्त आप एक मूवी देखे होंगे कि उसमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के बीच में जो वार्तालाप हुई कि एक बार तुम बाप बन के देखो, मैं बेटा बन के देखता हूं, तो दोनों ने जो कंपटीशन किया था एज यूजुअल, उसी तरह से यहां पर रिप्लेसमेंट होना है कि एक बार अक्षय कुमार बाप बन के देखता है और अपनी बातों में फंस जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है और उसको वो फॉलो भी करते हैं। और अमिताभ बच्चन बेटा बन करके भी वो फॉलो करते हैं और देखते हैं कि बेटा बनने के बाद कैसा लगता है। इन द सेम वे, तो जब हम घरों का या प्लेसेस का परिवर्तन करेंगे फ्रेंड्स ना, तब उनमें इनका एक नाउन का अहम रोल हो जाता है कि नाउन किसके घर गया है, तो जिसके घर गया है उसका रोल अदा करेगा ना। ऐसा तो आप सब देखे हो, जैसे कि मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, इन द सेम वे उसी तरह से कभी कभार हमें फैमिली में भी अपने रिलेशन को बनाने के लिए उस तरह के रोल पे आना पड़ता है कि नहीं। चलो भाई पिता नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई पिता का रोल अदा करता है कि नहीं, तो हम उसको एक रूप में एक्सेप्ट करते हैं ना। तो जन्म देने वाले तो देवकी ही थी ना, लेकिन पालन करने वाली यशोदा मिली, तो वहां पे रिप्लेसमेंट वही हुआ, दोनों माँ का रोल आया। अब वहां पे वो माँ का रोल में थी, वहां पे वो माँ के रोल में थी। इन द सेम वे उसी तरह से क्या होता है कि नाउन क्या क्या कार्य करता है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट का कंप्लीटली रिलेशनशिप वर्ब के साथ है। क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कभी भी उसका ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप बनता है, किसके साथ, वर्ब का, मतलब ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स क्या होता है ये आप जानिए। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है क्या, पूरक। अब उस पूरक में आपको ये चीज समझना है, क्या करना है कि जैसे वाक्य होता है हमारा, तो उस वाक्य में कुछ सारे वर्ड्स होते हैं जो वास्तव में लगता है ना वो पूर्ण होने के भाव को वही रिप्रेजेंट करता है, वही होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसका कि मैं पार्ट ऑफ द वर्ब में भी समझाऊंगा। क्लियर। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका की यूजेस किससे होता है, प्रीपोजिशन से होता है। इज दैट क्लियर। अब वो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को गवर्न करते हैं, उस प्रीपोजिशन के माध्यम से हम अपने वाक्य को जोड़ने का प्रयोग करते हैं। जैसे टू गो, टू स्लीप, जैसे कि, और वो इन्फिनिटिव हो गया। इन द सेम वे, ऑन द टेबल, एट द डोर, ऑन द रूफ। तो बहुत सारे इन सब प्रीपोजिशंस का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, उनका यूजेस करते हैं। अब आ जाइए 5th नंबर में, क्या है, केस इन अपोजिशन। जो कारक होता है उस कारक का प्रयोग किसमें करना है, अपोजिशन में। किसमें करना है, अपोजिशन में। अब उस अपोजिशन को हमें क्या करना है, समझ में ये आना है कि कैसे उसका विरोध में हम प्रयोग करते हैं, अपोजिशन के रूप में उसका प्रयोग कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर। अब यहां पे अपोजिशन में किसके साथ अपोजिशन करना है, विथ अ प्रोनाउन और नाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ अपोजिशन में कभी कभी आता है। कौन, केस, जो हमारा केस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल केस का दूंगा, जैसे आई, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अब आई का कितना भाव होता है, जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, 5 हुआ ना। तो फ्रेंड्स यही आपका कारक है। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, माई सेल्फ मतलब मेरा खुद का या स्वयं का। तो कहने का मतलब वही हिंदी वाला, संस्कृत वाला कारक आया, कर्ता ने कर्म को करण से वाला। क्लियर। अब ये अपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के निर्माण में हमको स्पेशली केवल 2 पॉइंट को ध्यान देना है, एक पार्टिसिपल को, सॉरी प्रिंसिपल क्लास को और सबऑर्डिनेट क्लास को। ठीक। तो अगर हम फ्रेज पढ़े हैं तो क्लॉज को पढ़ना आसान है। क्यों, क्योंकि बोथ आर को रिलेटेड, फ्रेज और क्लॉज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर।
तो दोनों के अध्ययन में इधर हमने फ्रेज का अध्ययन किया और इधर हमने क्लॉज का अध्ययन किया, जिसका कि मैं एक अलग अलग वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है और इसको केवल आपको समझना है थोड़े से पॉइंट में। अगर आप समझ गए तो आप जानेंगे। अब हम आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े ही हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्रेंड्स जो 7वां नंबर आपका है कंजक्शन। कंजक्शन को आप जानते हो संयोजक क्रिया। उस संयोजक क्रिया का यहां पे अहम रोल रखता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हम संयोजक क्रिया के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? संयोजक क्रियाओं के माध्यम से। बट ऑलरेडी वो संयोजक क्रिया किन किन रूपों में कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल फीचर्स कंजक्शन 4 तरीके से काम करते हैं और 5वां ये कंबाइंड वाला है, ये भी मैं आपको बताता हूं। क्लियर? अब आ जाइए, सबसे पहले क्या होता है कैम्युलेटिव कंजक्शन। कैम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ बताने वाली। क्या? जोड़। जैसे राम एंड श्याम, तो यहां 2 को जोड़ा गया। क्यों? 2 लोग हो गए, राम हो गए और श्याम हो गया। क्लियर? तो कैम्युलेटिव ऐसे बहुत सारे कंजक्शन होंगे जो क्या बताते हैं, जोड़ बताते हैं। उस जोड़ के माध्यम से हमको क्या करना है, तमाम सेंटेंसेस को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्लियर? उन सारे कंजक्शंस को मैं लिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, जो कि अप टू 100 कंजक्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शन कौन कौन से हैं वो हर पॉइंट्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है अल्टरनेटिव। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अल्टरनेटर आप पढ़े होंगे, तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है क्या कि जो एक के बाद एक अंतराल व्यक्त करने वाले ऐसे भी कंजक्शंस होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेटिव, विरोध बताने वाले। क्या होते हैं? इलेटिव कंजक्शन, जो कि विरोध बताते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। मैं आऊंगा लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। मैं आऊंगा फिर भी तुमको जाना पड़ेगा, या मैंने ये काम किया फिर भी तुमने ये काम किया, XYZ, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो उस तरह से ये इलेक्टिव कंजक्शन के माध्यम से हमको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना है। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है समानता या विरोध, दोनों भाव में, वही इलेटिव का ही भाव आता है। तो वो उस भाव में भी बताने वाले कुछ हमारे कंजक्शंस हैं, जिनके माध्यम से क्या करता हूं मैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। क्लियर? लास्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ संबंधित सर्वनाम होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, उनके माध्यम से, अथवा एडजेक्टिव विशेषण के माध्यम से, अथवा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अथवा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि सिंथेसिस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आपको डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। इन सब का हमें अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, अलग अलग पॉइंट्स के साथ और अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे टॉपिक में हमें अध्ययन करना है, जिसमें कि मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि मैंने 3 पॉइंट्स तक सिंपल सेंटेंस का आपको पढ़ा चुका हूं। इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये पॉइंट्स आपको मिला जुला करके बताऊंगा, छोटा होगा तो, और नहीं तो सारे पॉइंट्स को अलग अलग मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद इनका एक एक वीडियो बनाया जाएगा और इसका बनाया जाएगा। तो इस तरह से डिटेल में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जो कि हायर लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। अगर आपको लेना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतने ही पॉइंट्स का आपको अध्ययन करना है सिंथेसिस में। खास करके यूपी बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के 11th और 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन
अगर देखा जाए तो 9 to 12th स्टूडेंट इसको कंपलसरी में लर्न कर लें कि हमें इन माध्यम से वाक्यों को जोड़ना है। और इसका मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको बताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।